हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है निर्माण 2.0 प्रैक्टिस बैच में। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस प्रैक्टिस बैच को कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आपने हमारा अबाउट दिस कोर्स वाला वीडियो देखा होगा, जिससे कि आपको यह आइडिया लग जाएगा कि आखिर हम लोग इस प्रैक्टिस बैच में आपके लिए क्या लेकर आए हैं और किस तरीके से हम लोग इस पूरे प्रैक्टिस बैच को डिज़ाइन करेंगे और प्लान करेंगे। किस तरीके से आपको कंटेंट दिया जाएगा और इस कंटेंट में आपको क्या क्या कुछ मिलेगा, किस तरीके से हम लोग बाकी कोर्सेज से अलग हैं, इन सब के बारे में एक ब्रीफ वीडियो बना करके लगभग 10 मिनट की मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड की हुई है। आप उसे ज़रूर देखें। आपके जितने भी मन में डाउट्स हैं कि किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग अगर स्टार्ट करने की बात करें तो क्यों मैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी से स्टार्ट कर रहा हूँ इस बैच को, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी एक तरीके से कहा जाए तो यह सिविल इंजीनियरिंग का सबसे बेसिक सब्जेक्ट है। पहले ये बिल्डिंग मटेरियल के पार्ट में आता था, लेकिन धीरे धीरे एग्जामिनर इससे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया कि बहुत ज़्यादा कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्वेश्चन आने लगे, तो अब इसको अलग से ही हम लोग पढ़ाते हैं। नहीं तो पहले बिल्डिंग मटेरियल में ही हम लोग इसको मर्ज करके पढ़ाया करते थे। अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो किसी भी आप एग्जाम की बात कर लीजिए, जैसे हम आरआरबी की बात करें तो उसमें आपका लगभग 6 से 8 नंबर आता ही है। यूपीपीएससी ए की बात करें तो वहाँ पे भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। एसएससी जेई में तो 6-7 क्वेश्चन दिख जाना बहुत ही आम बात हो गई है। राजस्थान जेई की बात करें तो 8 से 10 क्वेश्चन तक एग्जाम में आए गए हैं। यानी कि आप किसी भी एग्जाम को टच कर लीजिए, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी जेई हो, चाहे वो आपका राजस्थान हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, बंगाल हो, पंजाब हो, आप किसी भी स्टेट जेई या ए की बात करिए, कंक्रीट टेक्नोलॉजी उनका फेवरेट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि यहीं से सिविल इंजीनियरिंग की शुरुआत होती है। बेसिक एलिमेंट्री जो होती है वो यहीं से शुरुआत होती है। तो हम लोग एमसीक्यूज़ के थ्रू, थ्योरीज के थ्रू हम लोग इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट की जर्नी को एंजॉय करेंगे। एंड इस चीज़ को मैं कैसे आगे ले जाऊंगा, तो पहले हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को ब्रेक डाउन करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी की तो लगभग 7 से 8 चैप्टर्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद हम एक एक चैप्टर को तोड़ तोड़ करके उसके एमसीक्यूज़ एंड कॉन्सेप्ट्स के हेल्प से हम इसको समझेंगे। अगर हम यहाँ बात करें तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में टोटल 9 टॉपिक्स हैं। पहला आपका आता है सीमेंट, और आज का हमारा टॉपिक भी यही रहने वाला है। इसके बाद दूसरा होता है लाइम, देन एग्रीगेट, फिर वाटर, एडमिक्सचर, फ्रेश कंक्रीट प्रॉपर्टीज, हार्डन कंक्रीट प्रॉपर्टीज, मिक्स डिजाइन कॉन्सेप्ट्स एंड मिसलेनियस। ये पूरे 9 टॉपिक मिल करके कंक्रीट टेक्नोलॉजी बनाते हैं, जो कि किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें सीमेंट टॉपिक से आता है, और यह सारे के सारे अगर हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा टॉपिक भी यही है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अप्रोच भी हमारा यही होगा, जिस ऑर्डर में आपको टॉपिक्स लिखे गए हैं इसी ऑर्डर में हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को यहाँ पे कवर करेंगे। अगर हम लोग लेक्चर्स की बात करें तो लगभग आप ये मान के चलिए 12 से 15 घंटे का ये टॉपिक है, और लगभग 15 आवर्स मैं लूँगा इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। पूरे ऑब्जेक्टिव्स एंड जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं क्रैश कोर्स के फॉर्म में आपको यहाँ पे समझाते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सबसे पहले शुरू करें कि इस सब्जेक्ट से आप क्या समझते हो, क्या है इंट्रोडक्शन। अगर मैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आपका कोई वाइवा हो रहा है और आपसे कह दूं कि यार 2 मिनट में मुझे कंक्रीट टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन करो, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या बात आनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आप इसके टर्म को ही ब्रेक डाउन कर दो। कंक्रीट टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि कंक्रीट से रिलेटेड होती है, यानी कि इस पूरे सब्जेक्ट में हम लोग कंक्रीट से रिलेटेड बातें करते हैं, उसके बेसिक एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, उसके यूजेस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इन सब के बारे में बात करते हैं, और उसका इंजीनियरिंग एप्लीकेशन कैसे करना है इनके बारे में हम यहाँ बात करते हैं। अब सवाल मन में सबसे पहले ये उठता है कि आखिर ये कंक्रीट होता क्या है। अब देखिए, ये हम लोग का प्रैक्टिस बैच है, इट्स नॉट द कॉन्सेप्चुअल थ्योरी क्लासेस। तो मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा क्लिप्स रखूंगा और ट्राई करूंगा कि चीज़ों को थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने डिलीवर किया जाए, क्योंकि प्रैक्टिस बैच में हमारा फोकस रिवीजन पे ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अलग से हम लोग पूरा प्रॉपर एक कोर्स लाएंगे आगे चल के। अगर आपको जरूरत महसूस होगी तो आप मेरे को जरूर मैसेज करना, और हम लोग पूरा डिटेल में एकदम जैसे थ्योरी टॉपिक होती है 12-14 महीने का, हम लोग उस तरीके से भी कोर्स आपके लिए डिज़ाइन करेंगे। लेकिन अभी वक्त की डिमांड हमारी प्रैक्टिस बैच की है, क्योंकि हमारे बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में कई सारे एग्जाम लगे हुए हैं और हम लोग को आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर बहुत कुछ पढ़ना है। इसलिए यहाँ पर प्रैक्टिस बैच के थ्रू आपका रिवीजन और बहुत ही सारे ऑब्जेक्टिव्स के डिस्कशंस को हम यहाँ पे डील करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे कंक्रीट की बात करूँ तो कंक्रीट का नाम हमारे मन में जब भी आता है तो हम सबसे पहले कुछ चीज़ों को एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, क्या कि कंक्रीट का यूज़ हम लोग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए करते हैं। पहले जब स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे तो वहाँ पर हम लोग वुड का यूज़ करते थे, लकड़ी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था और स्टोन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। लेकिन उनके साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि अगर वुड की बात करें तो वुड को शेप में चेंज करना तो आसान है, लेकिन उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। वहीं रॉक की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसको अलग अलग शेप में चेंज करना बड़ा मुश्किल था। इन दोनों के बीच का जो लिंक बन के निकला वह निकला कंक्रीट। ठीक है, अब कंक्रीट किसने खोजा, कैसे हुआ, इसके बारे में तो खैर बाद में बात करेंगे, पहले समझते हैं कंक्रीट क्या होता है।
तो कंक्रीट की अगर हम बात करें तो कंक्रीट बेसिकली 3 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। लेटेस्ट अमेंडमेंट के हिसाब से अब 4 हो गए हैं, लेकिन पहले हम 3 की बात करते हैं, फिर हम चौथे के बारे में आएंगे। अगर मैं यहाँ कंक्रीट की बात करूँ तो कंक्रीट का जो सबसे पहला है कंपोनेंट है वो है हमारा बाइंडिंग मटेरियल। क्या है? बाइंडिंग मटेरियल। ठीक है, थोड़ी राइटिंग को माफ करिएगा, ठंडक है, उतना अच्छा राइटिंग बैठ नहीं रहा है। ठीक है, तो बाइंडिंग मटेरियल की अगर हम बात करें तो बाइंडिंग मटेरियल यहाँ पे 2 तरह के आपके यूज़ किए जाते हैं। एक होता है सीमेंट और दूसरा होता है लाइम, और यही दोनों हमारे क्या है कंक्रीट टेक्नोलॉजी के पहले 2 चैप्टर हैं। पहले हम सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लाइम के बारे में पढ़ेंगे, एंड दोनों का कंपैरिजन भी करेंगे कि आखिर क्यों सीमेंट आपका लाइम से बेहतर है। दूसरा जो हमारा आता है दैट इज एग्रीगेट। ठीक है, क्या है हमारा? एग्रीगेट। अगर हम एग्रीगेट की बात करें तो यह एक इनर्ट मटेरियल होता है जो कि फिलर के तौर पर वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए और कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है। यह भी अगेन 2 तरह का होता है, एक हमारा होता है फाइन एग्रीगेट और एक होता है हमारा कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, जब एग्रीगेट चैप्टर आएगा तो वहाँ डिटेल में चलेंगे, अभी बेसिक्स पे ध्यान रखते हैं। तीसरा हमारा होता है वाटर। ठीक है, वाटर जो कि इन सबको आपस में जोड़ने के लिए, हाइड्रेशन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो कंक्रीट के ये 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। लेटेस्ट अमेंडमेंट के हिसाब से चौथा कंपोनेंट भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है जो कि हमारा एडमिक्सचर है, और यह भी इस पूरे सब्जेक्ट का एक टॉपिक है, पूरा बकायदा एक सिलेबस का एक चैप्टर है। वहाँ पर हम इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि एडमिक्सचर क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं। तो जब कभी भी कंक्रीट टेक्नोलॉजी का आपके सामने दिमाग में जब भी कोई बात करेगा तो आप यही कहेंगे कि सर कंक्रीट टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे कि हम लोग कंक्रीट के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट हमारा क्या है? यह एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है। क्या है? यह एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है, और इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? तो इसके हेल्प से हम अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स का निर्माण कर सकते हैं। खास बात क्या है इसकी? खास बात यह है कि यह किसी भी शेप में ढाला जा सकता है और इसकी लाइफ, इसकी ड्यूरेबिलिटी वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है। खैर, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जब हम लोग फ्रेश कंक्रीट प्रॉपर्टी एंड हार्ड कंक्रीट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर? इसमें 4 पार्ट होते हैं या 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है बाइंडिंग मटेरियल जो कि सीमेंट और लाइम से मिलकर बना है। दूसरा हमारा एग्रीगेट है जो कि फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट जैसे 2 भागों में बटा हुआ है। तीसरा हमारा वाटर होता है। चौथा हमारा एडमिक्सचर है। सब पर डेडिकेटेड चैप्टर्स हैं, डिटेल में वहाँ बात करेंगे। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा सबसे पहला चैप्टर जो कि हमारा सीमेंट, और यहाँ से ऑफिशियली हमारी शुरुआत होती है इस प्रैक्टिस बैच की और हमारे कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट की। सबसे पहले आप समझिए कि सीमेंट क्या होता है। तो सीमेंट एक आर्टिफिशियल बाइंडिंग मटेरियल है। कभी भी जब भी आपसे कोई पूछेगा तो ये मत कहना केवल कि बाइंडिंग मटेरियल है, आप हमेशा बोलना कि यह एक आर्टिफिशियल बाइंडिंग मटेरियल है। क्यों आर्टिफिशियल वर्ड यूज़ करना जरूरी है? क्योंकि यह नेचर में अपने आप नहीं मिलता है। आपको इसे क्या करना पड़ेगा? आपको इसे स्पेशल तरीके से बनाना पड़ेगा। ठीक है, और जब कभी भी हम सीमेंट की बात करते हैं तो सीमेंट का नाम जब भी आता है तो सबसे पहले स्टैंडर्ड सीमेंट के रूप में हम ओपीसी की बात करते हैं। अब यहाँ पे ओपीसी क्या है? तो ओपीसी का मतलब होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। क्या होता है? तो ये होता है हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। यानी कि अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में या किसी भी इंटरव्यू में यह नहीं दिया गया है कि कौन सा सीमेंट यूज़ करो, तो आप बाय डिफॉल्ट क्या करेंगे? वहाँ पे स्टैंडर्ड सीमेंट अज्यूम करेंगे, और ये स्टैंडर्ड सीमेंट कौन सा होता है? तो यह पोर्टलैंड सीमेंट होता है। अब सवाल उठता है कि पोर्टलैंड नाम कैसे पड़ा? ऑर्डिनरी मतलब तो साधारण, सीमेंट तो सीमेंट है, लेकिन यह पोर्टलैंड नाम कैसे पड़ा? तो जब भी हम यहाँ पोर्टलैंड की बात करते हैं तो पोर्टलैंड नाम पड़ने के पीछे कहानी है, और कहानी ये है वह है इसकी डिस्कवरी से। क्या इसकी डिस्कवरी से? कि जो यह पोर्टलैंड सीमेंट है ना, वो सबसे पहले इंग्लैंड में खोजा गया था, और इंग्लैंड में जिस पत्थर से यह प्राप्त हुआ था उस पत्थर को वहाँ पे पोर्टलैंड स्टोन कहा जाता है। तो इसकी जो डिस्कवरी है वो कहाँ से हुई है? तो वह हमारी पोर्टलैंड स्टोन से हुई है। और यह पोर्टलैंड स्टोन कहाँ पे मिला था? तो यह यूके में मिला था। और यूके में कौन सी जगह पे? तो सॉरी, तो डोरसेट के नाम से यूके में एक जगह है, वहीं से सबसे पहले क्या हुआ था? आपका यह स्टोन प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे बेसिक चीज़ हमको समझ में आ गई कि सीमेंट क्या होता है। तो सीमेंट एक आर्टिफिशियल बाइंडिंग मटेरियल है। ठीक है, और यह क्या है? तो यह हमारा, जब भी हम बात करेंगे सीमेंट की, तो स्टैंडर्ड सीमेंट कौन होता है? तो ओपीसी होता है। ओपीसी मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यह सबसे पहले जहाँ से डिस्कवर हुआ था उस स्टोन का नाम था पोर्टलैंड स्टोन। और यह पोर्टलैंड स्टोन सबसे पहले कहाँ खोजा गया था? तो यह यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड के डॉर्सेट, DORSET, डॉर्सेट नामक जगह से यह प्राप्त हुआ था। अगर हम बात करें कि सीमेंट की डिस्कवरी किसने की थी, या सीमेंट को जो आप कह सकते हैं कि सबसे पहले दुनिया के सामने कौन लाया था, तो उसके पीछे एक बहुत ही शानदार सिविल इंजीनियर थे, उनका योगदान था जिसका नाम था जोसेफ एस्पडीन। क्या नाम था? जोसेफ
एस्पिरिन। ठीक है, जोसेफ एस्पिरिन ने 1824 में दुनिया के सामने सीमेंट नाम के इस आर्टिफिशियल बाइंडिंग मटेरियल को रखा था और उन्होंने दुनिया को बताया कि देखो भाई, यह भी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है और यह आने वाले समय में स्ट्रक्चर का, कंस्ट्रक्शन का पूरा नज़रिया ही चेंज कर देगी। सीमेंट की खोज हो जाने के बाद से चीज़ें काफ़ी आसान हो गई और अलग अलग तरह से स्ट्रक्चर बनाना भी काफ़ी आसान हो गया। जब जोसेफ एस्पिरिन ने सीमेंट की खोज की तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो यहीं पर रुक गया। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये भी यूके के ही रहने वाले थे। ऑब्वियस सी बात है, जब खोज यूके में हुई है तो खोजने वाला भी तो यूके का ही होगा। इसके बाद यह जो सीमेंट है वह गया आपका जर्मनी में, इंग्लैंड में, इंग्लैंड से बाहर निकला, जर्मनी गया, फ्रांस गया, अमेरिका गया, अलग अलग जगह पे, और वहाँ से इस पर बहुत सारे रिसर्च हुए। इसके बाद सीमेंट को बनाने का प्रोसेस सामने आया और यह कहा गया कि जब भी आप सीमेंट बनाना चाहते हैं तो हमको टोटल 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी। एक होगा कैलकेरियस मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं कैलकेरियस मटेरियल। ठीक है। दूसरा होता है अर्जिलिशियस मटेरियल या आर्गिलिशियस मटेरियल, एक ऐसा मटेरियल जिसमें कि आपका एल्यूमिना और आयरन के ऑक्साइड्स पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं आर्गिलिशियस मटेरियल। और तीसरा आता है सिलिशियस मटेरियल, यानी ऐसे मटेरियल जिसमें कि सिलिका पाया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें तो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा मटेरियल जो कि कैलकेरियस होगा, यानी कि जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड्स होंगे, और यह हमको लाइमस्टोन, सीमेंटेड रॉक, चॉक और मरीन शेल्स का मतलब होता है घोंघा। ठीक है, तो लाइमस्टोन, सीमेंटेड रॉक, चॉक या मरीन शेल्स से हमको प्राप्त होता है, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं। फिर आता है आर्जिलिशियस मटेरियल। आर्जिलिशियस मटेरियल मतलब जिसमें कि एल्यूमिना और आयरन के ऑक्साइड्स पाए जाएंगे। यह हमको मार्ल, जो कि एक प्रकार की सॉइल होती है, शेल, क्ले, ये तीनों क्या है? सॉइल के ही टाइप है। मार्ल क्या है? एक मरीन सॉइल है। शेल क्या है? यह भी एक ऑर्गेनिक सॉइल है। क्ले आप सब जानते हैं क्या होती है। और होता है एक ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, जो वात्या भट्टी होती है, ब्लास्ट फर्नेस होता है, उस पर जब कैल्सिनेशन कंप्लीट हो जाता है, स्मेल्टिंग कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, आपका जो मेटल है वो तो अलग हो जाएगा, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो नीचे इकट्ठा हो जाती हैं, उसी को स्लैग बोलते हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस से जो इम्प्योरिटी मिलती है उसको बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। तो माल हो गया, शेल हो गया, क्ले हो गया या ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं? आर्जिलिशियस मेटल कहलाते हैं। और इनमें एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। और आप तीसरा मेटल ऐसा कुछ भी उठा सकते हैं जिसमें सिलिका पाया जाता है। सिलिका के कंपाउंड्स बहुत सारे हैं, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है। अब बहुत सारे n नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं जिसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से हमने समझा कि अगर हम सीमेंट बनाना चाहते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ होना चाहिए, सीमेंट किसने खोजा, सीमेंट का मतलब क्या होता है, और इसका पोर्टलैंड नाम कैसे मिला। ठीक है, ये कुछ आपका इमेज के थ्रू बताता हूँ कि लाइमस्टोन कैसा होता है देखने में, कोल यानी कोयला, जिप्सम, आयरन स्टोन, क्ले, ये सब देखने में कुछ ऐसे होते हैं। आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। इंजीनियर है तो जब भी हम लोग कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसका इमेजिनेशन भी हमारे दिमाग में होना चाहिए। अब यहाँ बात करते हैं रॉ कंपोनेंट्स की, यानी कि जब हम लोग सीमेंट यूज़ करते हैं तो हमने वहाँ पे कैलकेरियस, आर्जिलिशियस, ये सब मटेरियल तो उठा लिया। इनके अंदर कुछ आपके रॉ मटेरियल्स पाए जाते हैं, रॉ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, और इन्हीं की प्रॉपर्टीज़ की वजह से सीमेंट अपनी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ दिखाता है। तो अगर हम बात करें कि जो भी हम लोग सीमेंट में रॉ कंपोनेंट यूज़ करते हैं वो एक्चुअली देखा जाए ना तो वो आपके ऑक्साइड्स हैं। क्या है वो? तो वो ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ पे यूज़ करेंगे वो कहीं ना कहीं आपके क्या होंगे? हमेशा ऑक्साइड्स के रूप में नेचर में प्रेजेंट होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स, ये रॉ मटेरियल्स क्या होंगे? ये हमेशा इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स होंगे, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब कौन कौन से यहाँ पे रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं? तो एक हमारा लाइम, देन सिलिका, फिर एल्यूमिना, जिप्सम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, एल्कलीस, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इन 8 में से जिप्सम को छोड़ दिया जाए, बाकी जितने भी हैं वह आपके कैलकेरियस, आर्जिलिशियस और सिलिशियस मटेरियल से प्राप्त होते हैं। लेकिन जो जिप्सम है वो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हम अलग से ऐड करते हैं। क्लियर है? अब देखिए, अब यहाँ पे इसी में हम लोग को थोड़ा सा डिटेल में जाना है, 1 बाय 1 पढ़ना है। आज का हमारा जो मेजर जो क्वेश्चंस बनेगा ना वो इन्हीं से बनने वाला है। यानी कि हम यहाँ पे रॉ कंपोनेंट्स की एक तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे, खोलेंगे उसको कि क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या परसेंटेज होता है, किस तरीके से उनका यूज़ करके हम सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ को अल्टर कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते तब यहाँ पे। चलिए,
तो अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं लाइम से, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कंपोनेंट परसेंटेज में पाया जाता है वो कौन होता है, वो हमारा लाइम होता है। तो अगर हम यहाँ लाइम की बात करें तो जब भी हम कंपोनेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले हम उसका केमिकल फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। तो लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है CaO। क्या होता है, CaO। किस परसेंटेज में पाया जाता है, तो अलग थोड़ा सा इसका रेंज वेरी करता है। कुछ बुक्स में 60 से 65% लिखा है, कुछ बुक में आपका 65 से 67% लिखा है। मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड यूज़ कर रहा हूँ 60 से 65% वाला, ठीक है। और यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि वह एग्ज़ाम में रेंज पूछता है और कई बार वह इसका एवरेज पूछता है। तो अगर एग्ज़ाम में एवरेज आ जाए तो इसका एवरेज कितना होता है, 63%। 62 भी अगर आता है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 62-63% दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। अब ये क्या प्रोवाइड करता है, अगर मैं यहाँ कहूँ कि भाई मैं लाइम यूज़ कर रहा हूँ, क्या फ़ायदा है लाइम से, कुछ तो देता होगा ना वो। तो यहाँ पे अगर मैं इसके प्रोवाइड करने की बात करूँ कि यह क्या प्रोवाइड करेगा आपको, तो ये तीन ही चीज़ हमको समझना होता है। एक, क्या प्रोवाइड करेगा, एक कि अगर यह एक्सेस में होगा तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और एक, अगर यह क्या होगा, यह कम होगा, लेस अमाउंट में होगा तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक है। एक तो इसका एडवांटेज होगा कि आप किसी ना किसी विशेष कारण से कुछ ना कुछ इसके अंदर होगा जिसकी वजह से आप इसका यूज़ कर रहे हैं, तो यह प्रोवाइड कुछ ना कुछ करेगा। जैसे कि अगर हम लाइम की बात करें तो लाइम क्या प्रोवाइड करता है, तो लाइम हमको प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ। यानी कि अगर आप लाइम का यूज़ कर रहे हैं तो लाइम को यूज़ करने का जो मेन कारण है यह स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसके अलावा यह साउंडनेस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, तो यह साउंडनेस प्रोवाइड करता है। यानी कि लाइम का प्रयोग करने से आपके सीमेंट के अंदर स्ट्रेंथ मिलेगी और उसे साउंडनेस मिलेगा। साउंडनेस क्या होता है, सेट होने के बाद वॉल्यूम ना चेंज हो, इसे हम क्या बोलते हैं, साउंडनेस बोलते हैं। तो हर चीज़ के फायदे हैं तो नुकसान भी होंगे। अगर हम कह रहे हैं कि 60 से 65% लाइम यूज़ करना है, अब अगर नहीं मैं 90% यूज़ करूँगा, यानी कि जितना यहाँ पे कोडल इन्फॉर्मेशन है आप उससे ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे, तो अगर आप उससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो पैदा हो जाएगा यहाँ पे अनसाउंडनेस। यानी कि अगर हम कभी भी लाइम को उसके जो भी प्रिस्क्राइब अमाउंट है उससे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो अनसाउंडनेस पैदा रहता है। अनसाउंडनेस का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम चेंज, ठीक है। वॉल्यूम चेंज, जो भी आपने शेप दिया, मान लो 10x10x10 का वॉल्यूम दिया उसको, वो बढ़ के 11x11x13 ऐसा कुछ एब्रप्ट सा वॉल्यूम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से आपका स्ट्रक्चर में क्रैक्स पड़ेंगे। तो क्या आएगा इससे, क्रैकिंग। ये बात समझ में आई। तो अगर हम जितना लाइम का डिजायर है उससे ज़्यादा अगर मैं लाइम यूज़ करूंगा तो यह अनसाउंडनेस प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जिससे कि वॉल्यूम चेंज होगा और क्रैकिंग पैदा हो जाएगी। क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी तरीके से अगर हमने 60 से 65% का रेंज बोला है और मैं उससे कम अमाउंट में यहाँ पे लाइम यूज़ करने लगूँ, तो यह जो भी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है वह प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। मतलब यह प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ हो जाएगी यहाँ पे कम। यह प्रोवाइड करता है साउंडनेस, साउंडनेस क्या हो जाएगी, कम। इसके अलावा यह अगर स्ट्रेंथ दे रहा है तो कहीं ना कहीं जो सीमेंट है वो सेट हो रहा होगा, यानी कि जो सेटिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेटिंग एक्शन क्या हो जाएगा, सेटिंग एक्शन यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। आपको यहाँ पे स्लो सेटिंग वगैरह देखने को मिलेगी। मतलब आप कह सकते हैं कि जो प्रॉपर यहाँ पे सीमेंट के जमने का प्रोसेस है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। क्लियर है। तो हम क्या क्या कह सकते हैं यहाँ पे, पहला चीज लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या है, ऐसे ही याद रखना हमेशा, एकदम सिंपल, कोई थ्योरी की जरूरत नहीं है, कुछ भी लंबा लंबा कुछ भी लिखना नहीं। जबकि अगली बार में लाइम क्या करेगा, तो लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaO। परसेंटेज कितना होता है, रेंज 60 से 65%, एवरेज 63%। क्या देता है ये, क्यों यूज़ करते हैं, तो यह स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, साउंडनेस प्रोवाइड करता है। साउंडनेस क्या होता है, सेट होने के बाद वॉल्यूम ना चेंज होने की प्रॉपर्टी साउंडनेस कराती है। और सेट होने के बाद वॉल्यूम चेंज होने की प्रॉब्लम, अब ये प्रॉपर्टी नहीं रह गई, प्रॉब्लम क्या कहलाती है, अनसाउंडनेस कहलाती है। अगर आप जो रेंज है उससे ज़्यादा लाइन यूज़ करते हैं तो यह अनसाउंडनेस पैदा करेगा, और अगर आप उससे कम लाइन यूज़ करते हैं तो स्ट्रेंथ में डिक्रीज देखने को मिलेगा, एंड सेटिंग एक्शन जो है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी आपका प्रॉब्लम करेगा, यानी कि जो सेटिंग होना चाहिए वह सेटिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। बढ़िया। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे हो जाएगा लाइम के बाद जो सबसे अधिक कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा यहाँ पे सिलिका। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, सिलिका हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम वैसे ही पढ़ेंगे। मतलब क्या कि सिलिका के बारे में पढ़ेंगे। सिलिका के बारे में पढ़ने पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर यह क्या प्रोवाइड करता है। ठीक है,
इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि अगर यह एक्सेस में आ जाए तो क्या दिक्कत आएगी, और फिर हम पढ़ेंगे कि अगर यह क्या है, यह आपका जितना अमाउंट पे देना चाहिए अगर उससे कम दिया जाए तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी। इन्हीं 3 चीज़ों पे हम यहाँ पे सारे के सारे कंपोनेंट्स की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम सिलिका की बात करते हैं। सिलिका का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि फर्स्ट थिंग जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए वो है हमारा केमिकल फॉर्मूला। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो ये है हमारा SiO2, फर्स्ट चीज़। सेकेंड, इसका परसेंटेज कितना होता है, तो 17 से 25% इसका परसेंटेज होता है। और अगर मैं ऑन एन एवरेज की बात करूँ तो कुछ जगह में 20 लिखा, कुछ जगह 21 लिखा है, आप 21% ज़्यादा रिलायबल मानो। क्या यह प्रोवाइड करता है, तो जो सिलिका है वह स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्या करता है, तो यह भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, यानी कि बेसिकली जो स्ट्रेंथ देने का काम है वो लाइम और सिलिका ही करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर यह जरूरत से ज़्यादा हो गया तो क्या कर देगा, अगर यह जरूरत से ज़्यादा हो गया, अच्छा ये क्या करता है, एक और चीज़ है, यह डिले सेटिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब कि अगर सिलिका प्रेजेंट है तो यह बहुत आसानी से सीमेंट को सेट नहीं होने देगा, स्ट्रेंथ तो देगा ही, साथ ही साथ में सेटिंग एक्शन को कंट्रोल रखने का भी काम करता है, बहुत तेज़ी से सेटिंग नहीं होने देता है। सेटिंग क्या होती है, हार्डनिंग क्या होती है, इन सब के बारे में कल पढ़ेंगे हम लोग, उससे परेशान नहीं होना, अभी आप ये याद रखो। तो सिलिका का केमिकल फॉर्मूला क्या है, SiO2। कितना परसेंटेज होता है, 17 से 25%, ऑन एन एवरेज 21%। क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ देता है, और यह सेटिंग को कंट्रोल रखने का भी काम करता है, उसको थोड़ा सा डिले रखता है। अगर आप बहुत ज़्यादा सिलिका यूज़ कर दोगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा यूज़ करने से जो यहाँ पे डिले सेटिंग की जो प्रॉपर्टी है वह हमारे लिए अभिशाप बन जाएगी, यानी कि इनिशियल सेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि सेटिंग जो एक्शन है वो बढ़ जाएगी, या हम कह सकते हैं सेटिंग क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। सेटिंग क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। और इसके अलावा क्या कह सकते हैं आप, सेटिंग स्लो हो जाएगी या सेटिंग टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब दोनों तरीके से क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। सेटिंग टाइम बढ़ने का मतलब हो गया कि सेटिंग क्या हो गई है, स्लो हो गई है। तो अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा सिलिका यूज़ करते हैं तो आपका इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम बढ़ जाता है, ज़्यादा असर इसका इनिशियल सेटिंग टाइम पर देखने को मिलता है। अगर आप जरूरत से कम यूज़ करोगे तो क्या होगा, तो ये प्रोवाइड क्या कर रहा है आपको, स्ट्रेंथ। तो अगर आपने उतने अमाउंट पे सिलिका नहीं दिया जितने अमाउंट में देना चाहिए था, तो स्ट्रेंथ को क्या कर देगा ये, तो यह स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, तो स्ट्रेंथ आपकी कम हो जाएगी। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पे। थर्ड हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा थर्ड आएगा जो कि हमारा एल्यूमिना। ठीक है, थर्ड हमारा है यहाँ पर एल्यूमिना। ठीक, अब देखिए एल्यूमिना की बात करेंगे और उन्हीं चीज़ों बात करेंगे जो हम हर जगह करते आ रहे हैं। सबसे पहले हम उसके केमिकल फॉर्मूले की बात करेंगे, उसके बाद उसके परसेंटेज की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि आखिर यह क्या प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि यानी हम इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे कि आखिर अगर यह एक्सेस में हो जाए तो प्रॉब्लम क्या आएगी। ठीक, और फिर हम लोग बात करेंगे कि अगर जितना अमाउंट पे देना है उससे कम अमाउंट में देंगे तो क्या प्रॉब्लम है। ये हम तीनों चीज़ों पे यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एल्यूमिना की जब बात किया जाए तो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो एल्यूमिना का केमिकल फॉर्मूला होता है Al2O3, यह इसका केमिकल फॉर्मूला है। अगर हम इसके रेंज की बात करें तो रेंज कितना होता है, तो रेंज इसका 3 से 8% होता है। ऑन एन एवरेज की बात करें तो यह कितना होता है, 6% होता है। अब यहाँ पे जब हम एल्यूमिना की बात करते हैं तो एल्यूमिना बड़ा यूनिक सा कंपोनेंट है। क्यों, क्योंकि यह क्या करता है, यह क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर हम एल्यूमिना दे रहे हैं ना तो सेटिंग फास्ट होगी, हमको बहुत देर तक वेट नहीं करना पड़ेगा, सीमेंट जम जाएगा। इसके अलावा यह एज अ फ्लक्स भी काम करता है। ठीक है, एज अ फ्लक्स भी काम करता है। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स क्या करता है ना कि जब आप सीमेंट को जलाते हो तो बहुत से उसमें ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे जाके गलते हैं, या एल्यूमिना उसी टेम्परेचर को कम करता है, यानी जो कम 1700 से 1800 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था यह 1400-1500 पे कर देता है। तो एज अ फ्लक्स एल्यूमिना का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर दोगे, जितना एल्यूमिना देना चाहिए अगर आप उससे ज़्यादा यूज़ कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो होगा ये कि जो सीमेंट है वो वीक हो जाता है। सीमेंट क्या होता है, तो सीमेंट वीक हो जाता है। अब सवाल उठता है सीमेंट वीक क्यों हो जाता है, क्योंकि पहला चीज़ तो इसकी सेटिंग काफ़ी फास्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स बनने थे वो बन नहीं पाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम एल्यूमिना को बहुत ज़्यादा यूज़ कर देंगे तो जो फ्लक्स है, फ्लक्स का काम क्या है कि टेम्परेचर को डाउन करना। तो बहुत ज़्यादा एल्यूमिना होने से जो आपका टेम्परेचर वो काफ़ी डाउन हो जाएगा, अगेन जिसकी वजह से जो केमिकल कंपाउंड बनने चाहिए वो नहीं बन पाएंगे। इस वजह से हमारा सीमेंट क्या हो जाएगा, सीमेंट यहाँ पर वीक हो जाएगा। क्लियर है,
अगर हम ज़रूरत से कम देंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे सेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा देते हैं तो यहाँ पे सीमेंट वीक हो जा रहा है, और अगर हम यहाँ पे जितने देना चाहिए उससे कम दे देंगे तो सेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, या हम कह सकते हैं यहाँ पर हमको स्लो सेटिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बहुत आसान सा, इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको बहुत दिमाग लगाना है, बहुत ईजी सा टॉपिक है। स्मूथ वे में आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो अगर हम परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ बात करें तो नेक्स्ट हमारा हो जाता है जिप्सम। कौन हो जाता है यहाँ पे, जिप्सम। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आए हैं। सारे कंपोनेंट में से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बना है वो किससे बना है, वो जिप्सम से बना है। अगर हम यहाँ पे जिप्सम की बात करें तो फिर से वैसे ही चलेंगे कि जिप्सम का हम यूज़ क्यों करते हैं, थोड़ा सा ये अलग है, तो यहाँ पे इस चीज़ को हम उस तरीके से भी देख सकते हैं। पहला तो जिप्सम एक कॉमन नाम है, तो जब भी हम जिप्सम की बात करते हैं तो इसका केमिकल नाम क्या है, तो वो होता है हमारा कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट ये एक ऐसा कंपोनेंट है ना जो कि हमेशा हम क्या करते हैं, हम बाहर से ऐड करते हैं, यह अंदर से ऐड नहीं होता है, यह हमेशा मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हम बाहर से ऐड करते हैं, यह कैल्केरियस आर्गिलिशियस मटेरियल्स में शामिल नहीं होता है। परसेंटेज की बात करें तो लगभग 3 से 5% यहाँ पे आपको इसका यूज़ देखने को मिलता है। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 4% हम इसका यूज़ करते ही करते हैं। ठीक है, अब क्यों करते हैं इसका यूज़, तो इसका यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि ये फ्लैश सेटिंग को रोकता है, प्रिवेंट्स फ्लैश सेटिंग। फ्लैश सेटिंग का मतलब होता है जब सेटिंग बहुत जल्दी हो जाए, मतलब कि कुछ मिनट्स में ही आपका जो सीमेंट है वो जम जाए, तो उसको बोलते हैं फ्लैश सेटिंग। तो फ्लैश सेटिंग को रोकने का काम क्या करता है, यह जिप्सम करता है। एक तरीके से हम कहें तो यह क्या है, यह एक रिटार्डर है, मंदक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि यह एक मंदक है, यह एक रिटार्डर है। बढ़िया। तो जिप्सम के बारे में हमको क्या क्या ध्यान रखना है कि इसका केमिकल नेम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट है, CaSO4 उसको बोल सकते हैं आप। रेंज क्या है, तो 3 से 5% है। एवरेज क्या है, 4% है। क्यों यूज़ करते हैं, एज अ रिटार्डर यूज़ करते हैं ताकि यह फ्लैश सेटिंग यहाँ पर रोक सके। क्लियर है। एक और चीज़ से हम याद कर सकते हैं कि यह क्या करता है, यह इनिशियल सेटिंग टाइम को IST को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। फाइनल सेटिंग टाइम पे इसका कोई असर नहीं होता है, लेकिन यह इनिशियल सेटिंग टाइम को क्या कर देता है, यह इंक्रीज कर देता है। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। बढ़िया। चलिए, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो होता है हमारा आयरन ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में इससे भी पूछे गए हैं। तो पांचवा हमारा जो कंपोनेंट हो गया वो कौन हो गया, आयरन ऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या ना, अब इतना ज़्यादा एक्सेस एंड इन सब का पॉइंट नहीं बनता है, तो मैं यहाँ पे मिक्स करके इनको सिखाऊंगा। देखिए, हर चीज़ पे आपका डिटेल्स नहीं अवेलेबल होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसे जो बहुत लीमैन होते हैं, बहुत ही सिंपल शब्द में होते हैं, जैसे लाइम वगैरह में क्या है, उनमें बहुत सारी वेरिएशंस हैं। इस वजह से वहाँ पे हमको बहुत सी चीज़ें डिटेल में अलग अलग तोड़ तोड़ के पढ़नी पड़ती हैं। इन सब में इतना वेरिएशन है नहीं। तो अगर मैं यहाँ आयरन ऑक्साइड की बात करूँ तो आयरन ऑक्साइड का जो रेंज होता है वह रेंज कितना होता है, तो वह रेंज 0.5 से 6% होता है। कितना, 0.5 से 6% होता है। एवरेज की बात करेंगे तो कितना होता है, तो 3% होता है। केमिकल फॉर्मूले की अगर हम बात करेंगे तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है Fe2O3 होता है। सवाल उठता है कि इसका यूज़ क्यों करते हैं, तो इसका यूज़ करने के दो कारण हैं। पहला कि यह दो क्या कैसे, दो से अधिक कारण हैं। पहला क्या करता है, इट प्रोवाइड्स, क्या क्या प्रोवाइड करता है, तो एक बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। क्या क्या प्रोवाइड करता है, तो देखिएगा, पहला यह स्ट्रेंथ देने में भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, लेकिन स्ट्रेंथ में कहीं ना कहीं इसका योगदान होता है। दूसरा, यह हार्डनेस देने का भी काम करता है। क्या करता है, हार्डनेस देने का भी काम करता है। इसके अलावा क्या करता है, यह जो कैरेक्टरिस्टिक रेडिश ब्राउन कलर होता है ना, वह भी देने का काम करता है। क्या होता है, तो रेडिश ब्राउन कलर भी प्रोवाइड करने का यह काम करता है। तो यह सारी चीज़ें तो आयरन ऑक्साइड आपको देता ही देता है। इसके अलावा जो आपका इंपॉर्टेंट, जो आपको ध्यान रखना है, यह फ्लक्स की तरह भी काम करता है। अब फ्लक्स की तरह काम करने का मतलब क्या है, क्योंकि फ्लक्स तो एल्यूमिना भी था, तो एल्यूमिना का काम क्या था कि वह टेम्परेचर, क्लिंकरिंग टेम्परेचर को कम कर रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आयरन ऑक्साइड का फ्लक्स का काम दूसरा है। यह क्या करता है, यह अलग अलग कंपोनेंट को फ्यूज होने में, यानी कि गल करके आपस में जुड़ने में हेल्प करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यह क्या कर रहा है, इट हेल्प्स इन फ्यूजन ऑफ, फ्यूजन मतलब गल करके चिपकना, ठीक है, फ्यूजन ऑफ अदर कंपोनेंट्स। ठीक है, बढ़िया। तो आयरन ऑक्साइड में क्या क्या रखना है, पहला कि इसका केमिकल नाम क्या है, Fe2O3 है। क्या रेंज है, 0.5 से 6% है। 3% इसका ऑन एवरेज होता है। यह स्ट्रेंथ देता है, हार्डनेस देता है एंड रेडिश ब्राउन कलर होता है। फ्लक्स की बात करेंगे
तो यह एज अ फ्लक्स काम करता है, लेकिन यह टेम्परेचर को डाउन करने में हेल्प नहीं करता है, बल्कि यह अलग अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं कंक्रीट को बना सीमेंट को बनाने के लिए, उनको गला करके आपस में जोड़ने में हेल्प करता है। बढ़िया। अब आयरन ऑक्साइड से ही मिलता जुलता आपका आता है नेक्स्ट कंपोनेंट, जो कि क्या है, जो कि हमारा है मैग्नीशिया। तो नंबर 6 हमारा क्या हो गया, तो नंबर 6 हमारा हो गया मैग्नीशिया। अब देखिए, अगर मैं मैग्नीशिया की बात करूं तो फिर से वही बात शुरू होती है कि भाई इसका केमिकल नेम क्या होगा, या केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो मैग्नीशिया का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वह होता है हमारा MgO। क्या होता है, MgO। अगर मैं इसके रेंज की बात करूं तो 0.5 से लेकर के 4% तक इसका रेंज होता है। अलग अलग बुक में रेंज में थोड़ा सा वेरिएशन है, ठीक है, इसलिए इसमें बहुत परेशान नहीं होना। ये मैं एक एवरेज की बात कर रहा हूँ, एवरेज यहाँ पे 2% होता है। क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि फिर मैग्नीशिया का क्या काम है। तो मैग्नीशिया का सबसे पहले तो वही सेम चीज़ हो गया जो हमारा यहाँ पे आयरन ऑक्साइड देता था। क्या क्या प्रोवाइड करता, तो जो प्रोवाइड आपका आयरन ऑक्साइड करता है वही सेम चीज़ प्रोवाइड आपका मैग्नीशिया भी करता है, यानी कि यह भी स्ट्रेंथ में योगदान देता है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत इसका भी योगदान होता है। यह भी हार्डनेस में योगदान देता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, यह भी कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये सेम चीज़ें आपकी वही हो जाएंगी जो आपके आयरन ऑक्साइड की थी, इसमें कुछ भी आपको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है, परेशान जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, अगर यह एक्सेस हो गया, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, अगर यह एक्सेस हो गया तो इसकी वजह से क्या होता है, तो इसकी वजह से सीमेंट आपका अनसाउंड हो जाता है, यानी कि यह अनसाउंडनेस पैदा करता है। तो अनसाउंडनेस पैदा करने वाले अब यहाँ पे हमारे पास दो कारण आ गए, एक हमारा हो गया लाइम और एक हमारे यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नीशिया, ठीक है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, MgO हो गया, रेंज क्या हो गया 0.5 से 4% हो गया, ऑन एन एवरेज 2%, प्रोवाइड क्या करता है, स्ट्रेंथ, हार्डनेस और कलर। एक्सेस अगर हो गया तो क्या प्रॉब्लम आएगी, तो यहाँ पे अनसाउंडनेस पैदा होगा, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पर सल्फर, यानी कि सल्फर के ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आता है आपका सल्फर। सल्फर भी क्या होता है, बाकियों की तरह यह भी ऑक्साइड्स के रूप में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सल्फर जो है हमेशा हमेशा अपने ट्राई ऑक्साइड्स के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, अगर आप सीमेंट में कभी भी सल्फर पाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा आपको, हमेशा क्या मिलेगा वहाँ पे, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा। अब सल्फर क्या है ना, कि यह चाहिए नहीं लेकिन यह आ जाता है। तो पहले तो हम इसके रेंज की बात कर लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में थोड़े से डिटेल करेंगे। तो सल्फर का अगर हम यहाँ बात करें तो लगभग अब मान के चलिए 1 से 3% तक इसका आप कह सकते हैं इसका रेंज होता है, और ऑन एन एवरेज 1.5 से 2% यह अवेलेबल होता ही होता है, ठीक है। 1.5 से 2% आपका यह एवरेज वैल्यू देखने को मिलता ही मिलता है। यह क्या है ना, यह कंप्लीटली एक अनडिजायरेबल मटेरियल है। अनडिजायरेबल मतलब क्या, कि यह हार्मफुल है, हम चाहते नहीं हैं कि यह हो, लेकिन यह प्रेजेंट होता है एज अ फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटी, ठीक है। यह हार्मफुल मटेरियल होता है और यह हमेशा क्या है, यह एज एन इम्प्योरिटी यहाँ पे पाया जाता है। हम कभी नहीं चाहेगा, हमारा उसको मेथड होता ना सल्फर को रिमूव करने का, हम उसको रिमूव भी करते, हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, हम इसको 0% तक रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो यह हार्मफुल मटेरियल होता है और यह एज एन इम्प्योरिटी के रूप में यहाँ पर अवेलेबल होता है। अब प्रॉब्लम क्या, आप क्यों कह रहे हो कि यह हार्मफुल है सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से अनसाउंडनेस क्रिएट होती है। क्या होती है, अनसाउंडनेस क्रिएट होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यह क्या पैदा करेगा, तो यह अनसाउंडनेस प्रॉब्लम पैदा करता है, ठीक है। तो हमारे पास अब अनसाउंडनेस के क्या हो गए, हमारे पास 3 कारण हो गए। पहला क्या था, तो पहला हमारा लाइम, दूसरा क्या था, दूसरा मैग्नीशिया, तीसरा क्या हो गया, हमारा सल्फर हो गया। इसके बाद जो हमारा 8वां और आखिरी कंपोनेंट है, उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। हमारा क्या है, तो वो है हमारा एल्कलीज। नंबर 8 क्या आता है, एल्कलीज। और एल्कलीज भी किसके, तो सोडियम और पोटेशियम के एल्कलीज यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, तो सोडियम के एल्कलीज यानी कि Na2O और पोटेशियम के एल्कलीज यानी कि K2O। क्लियर है। फिर से वही सेम चीज हमको ध्यान रखना है कि इसका परसेंटेज कितना होगा, तो इसका परसेंटेज होता है आपका 0.5 से 1% तक, ठीक है। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 1% तो होता ही होता है ये, ठीक है। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, कहीं कहीं कुछ भी पूछ देता है। अब एल्कलीज भी क्या है ना, तो ये भी हमारे लिए क्या है, अनडिजायरेबल, हम नहीं चाहेंगे कि यह प्रेजेंट हो, लेकिन क्या करें, इम्प्योरिटी है, आप इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते,
यह नेचुरली आपका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में देखने को मिल ही जाता है। अब क्यों है हार्मफुल? क्योंकि ये पैदा करता है एफ्लोरेसेंस प्रॉब्लम। एफ्लोरेसेंस प्रॉब्लम क्या होता है, तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। एफ्लोरेसेंस प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है ना कि सरफेस पे पपड़ी जम जाती है, वाइट कलर की पपड़ी जम जाती है, और इस वाइट पपड़ी की वजह से क्रैकिंग पैदा होता है। इस वजह से क्या होता है ना कि जो आपका कंक्रीट होता है, जो सीमेंट का यूज़ कर कंक्रीट बनाओगे ना, वो कमज़ोर हो जाएगा। तो इस वजह से, यही प्रॉब्लम की वजह से हम लोग एल्कलीज को पसंद नहीं करते। हम नहीं चाहते कि ये प्रेजेंट हो, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटी यह वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो मैंने यहाँ पे कोशिश किया है एक्सप्लेन पूरा किया जाए, लिखने में मैंने थोड़ी सी कंजूसी की है, उसको काफ़ी क्रिस्प कर दिया है, लेकिन समझाने में मैंने कोई कंजूसी नहीं की। सारी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके सामने मैंने यहाँ पर ओपन करके रख दिया है, और इस तरीके से हमने समझा कि सीमेंट क्या होता है, सीमेंट को बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल की जरूरत है, और उसके रॉ कंपोनेंट्स क्या होते हैं, रॉ कंपोनेंट्स का परसेंटेज क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, अगर वह कम या ज़्यादा हो जाएंगे तो किस तरह की हमको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ये सब हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब आते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट का मतलब क्या हो गया कि हम यहाँ पे अब रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके और अलग अलग प्रोसेस का यूज़ करके हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सीमेंट का निर्माण करेंगे। जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हमको सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो यहाँ बेसिकली हमारे दिमाग में 3 चीज़ें आती हैं, यानी कि 3 स्टेप्स आते हैं। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग की, तो वहाँ पे हमारे सामने 3 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला क्या कि जो भी रॉ कंपोनेंट है, जो भी हम यहाँ पे रॉ कंपोनेंट यूज़ करने वाले हैं सीमेंट को बनाने के लिए, उनकी मिक्सिंग कर दी जाए। तो पहला क्या हो गया, मिक्सिंग ऑफ रॉ कंपोनेंट्स। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे रॉ कंपोनेंट्स उनको आपस में मिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, उनकी अच्छे से बर्निंग की जाती है। बर्निंग करने से क्या होता है, क्लिंकर्स बनते हैं एंड नए केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं जो कि सीमेंट को उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देते हैं। इसके बाद जब क्लिंकर मिल जाते हैं तो उनकी अच्छे से ग्राइंडिंग की जाती है, और ग्राइंडिंग करके उनको फाइन पाउडर में 90 माइक्रोन के फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज़ करें, तो हमारे पास बेसिकली 2 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 2 मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं, तो पहले तो हम यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं। ठीक, तो मेथड कौन कौन से हैं, तो पहला हमारा है ड्राई मेथड। ड्राई मेथड ही आजकल हम लोग यूज़ करते हैं, और इसीलिए ड्राई मेथड को कई जगह पे मॉडर्न मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसको याद रखना कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का कल्चर होता है। तो हम लोग जिसको ड्राई मेथड कहते हैं, बहुत सारी जगह पे इसको मॉडर्न मेथड भी कहा जाता है। इसके अलावा जो दूसरा होता है वह हमारा वेट मेथड होता है। बहुत से लोग इसको पहले अच्छा मानते थे, लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे स्टडी हुई तो समझ में आया गया कितनी सारी प्रॉब्लम है इसके साथ। तो जब भी हम सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारे 3 बेसिक स्टेप्स होंगे। चाहे आप ड्राई यूज़ करो चाहे वेट यूज़ करो, लेकिन स्टेप्स 3 ही होंगे। पहला क्या कि हम रॉ कंपोनेंट को मिक्स कर दें, दूसरा उनकी अच्छे से बर्निंग की जाए, तीसरा ग्राइंडिंग की जाए। मेथड हम 2 यूज़ कर सकते हैं। एक ड्राई मेथड मतलब जिसमें हम पानी का स्लरी बनाने में यूज़ नहीं करते हैं, भले आगे हम उसका यूज़ कर लें, लेकिन हम स्लरी बनाने के लिए उसका यूज़ नहीं करते हैं। वेट मेथड पे हम लोग स्लरी बनाने का यूज़ करते हैं, यानी कि यहाँ पे पानी का एज अ फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये बात समझ में आ रही है? देखिए, तो अब यहाँ पे हम और क्या इसमें समझ सकते हैं, तो जरा थोड़ा डिटेल में इसमें चलते हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर हम पहले बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे ड्राई मेथड की, जो कि सीमेंट का आजकल कह सकते हैं एक तरीके से मॉडर्न मेथड भी है। तो ड्राई मेथड की जब आप बात करोगे ना, तो इसमें स्लरी नहीं बनाया जाता है। तो यहाँ जो सबसे पहले हमारा ध्यान रखना है, इसमें स्लरी का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, अभी मैं आपको फ्लो चार्ट के हाथ से इसको एक्सप्लेन भी करूँगा। अभी आप इतना ध्यान रखो कि इसमें स्लरी नहीं बनती है। दूसरा क्या है, इसमें आपका जब भी हम लोग सीमेंट को अच्छे से मिक्स कर देते हैं ना, तो वहाँ पर हम उसको अच्छे से प्री हीट भी करते हैं। यानी कि इस मेथड में प्री हीटिंग क्या होता है, नेसेसरी होता है। प्री हीटिंग इज नेसेसरी, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि प्री हीटिंग इसमें क्या होता है, नेसेसरी होता है। चूंकि इसे प्री हीटिंग पहले ही कर देते हैं, तो इसीलिए इसमें जो फ्यूल कंजप्शन है ना, बर्निंग के दौरान फ्यूल कंजप्शन इसमें कम होता है। ठीक है, फ्यूल कंजप्शन क्या होता है इसमें, कम होता है। स्पेशली इसका यूज कब करते हैं, इसका यूज तब करते हैं, यूज इट व्हेन, इसका यूज हम लोग तब करते हैं
जब हम जो रॉ कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने चॉक पाउडर ले आया, ठीक है, या शेल ले आया, जब वो बहुत हार्ड होते हैं तो वहाँ पर इनका यूज़ करते हैं। तो यूज़ इट व्हेन रॉ कंपोनेंट्स आर वेरी हार्ड, रॉ कंपोनेंट्स आर वेरी हार्ड, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, बहुत आसान सा है, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। तो पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप ड्राई मेथड का यूज़ करेंगे सीमेंट बनाने के लिए, तो किसी भी स्लरी का यूज़ नहीं करते हैं। प्री हीटिंग कंपलसरी होती है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। चूँकि प्री हीटिंग आपने पहले ही कर दी है, यानी कि रॉ कंपोनेंट गर्म हो चुके हैं। और प्री हीटिंग के दौरान टेम्परेचर भी अच्छा रखता है, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा रखते हैं। हम प्री हीटिंग करते हैं लगभग 800 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीटिंग की जाती है। तो 800 से 1400 पहुँचने में कंफर्ट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ फ्यूल कंजप्शन क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम इसका यूज़ तभी करते हैं जब रॉ कंपोनेंट क्या हो, काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो। आज के टाइम पे तो खैर हर जगह हम ड्राई मेथड ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। क्या अभी आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप मेथड समझिए, बहुत सिंपल सा मेथड है। क्ले है और लाइमस्टोन है। हमने क्या किया, इनके 25 mm के जो क्लिंकर्स हैं उनको लिया और उनको आपस में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स करने के लिए हमने क्या किया, इसमें हमने यहाँ पर इनको पहले स्टोर कर लिया था, ठीक है। स्टोर करके हमने इसको जब मिक्स किया, तो मिक्स करने के लिए हमने यहाँ पे बड़े से बाउल का यूज़ किया, ठीक है। या इसको थोड़ा और सिंपल रखते हैं। हमने एक उठा लिया आर्जिलिशियस मटेरियल, यहाँ पे ऐसे याद मत करना क्ले और लाइमस्टोन, ऐसे याद रखना कि हमने लिया एक आर्जिलिशियस मटेरियल, हमने लिया एक कैल्केरियस मटेरियल। अब चाहे वो क्ले ले लो, चाहे शेल ले लो, चाहे मान लो कुछ भी ले लो, यहाँ हम एक ही मेंशन किए हैं, आप अपनी सुविधा से कुछ भी ले सकते हो। तो हमने एक आर्जिलिशियस मटेरियल लिया, हमने एक यहाँ पे कैल्केरियस मटेरियल लिया। इन दोनों का साइज रफली कितना होता है, तो 25 mm के आसपास होता है। इनको हमने क्या किया, इनको हमने उठाया और आपस में मिक्स करके एक हमने मिल में डाल दिया। मिल के रूप में हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, हम या तो यहाँ पे ट्यूब मिल का यूज़ कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बॉल मिल का यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन सा, एक होता है ट्यूब मिल, एक होता हमारा, दोनों एक ही चीज़ नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। जिसमें ट्यूब मिल ज़्यादा बेटर होता है, तो हम ट्यूब मिल या बॉल मिल का यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों को इसमें डालेंगे और अच्छे से इनकी ग्राइंडिंग की जाएगी। और ग्राइंडिंग करने के बाद यहाँ पर जो इनका साइज़ है वो 2 mm हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 mm। यहाँ कितना था, 25 mm, ठीक है, साइज़ हो गया छोटा। अब अच्छे से सही प्रोपोर्शन में मिला करके हम इनको स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने के बाद इनको आगे भेजेंगे, और कहाँ जाएगा ये, तो ये जाएगा हमारा सस्पेंशन प्री हीटर में। अलग अलग हमने इनको लिया 25-25 mm में, इनको हमने ट्यूब मिल या बॉल मिल में डाला और इनको ग्राइंड करके इनका साइज छोटा कर दिया। कितना कर दिया, 2 mm। हमने फिर इनको स्टोर किया। स्टोर करने के बाद हमने इनको डाल दिया सस्पेंशन प्री हीटर में, जहाँ पे हमने 800 डिग्री सेल्सियस पे इसको प्रीहीट कर दिया। प्रीहीट करने की वजह से रॉ कंपोनेंट का जो टेम्परेचर था वो बढ़ गया। इसके बाद हमने इनको उठाकर डाल दिया रोटरी किल में। रोटरी किल में जो टेम्परेचर था वो 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस का था। अब यहाँ पर बहुत ही हाई टेम्परेचर पे यह जो मटेरियल्स हैं वो बर्न किए जाते हैं और इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स बनते हैं। इसके बाद जो भी हमने रॉ कंपोनेंट डाले थे, हाई टेम्परेचर की वजह से वो फ्यूज़ होते हैं और क्लिंकर का फॉर्मेशन करते हैं। जो क्लिंकर है उनका साइज लगभग 3 से 7 mm तक का होता है। या क्लिंकर सिलो मतलब होता है स्टोरेज टैंक, क्लिंकर सिलो में स्टोर होते हैं। इसके बाद फिर इनको आगे भेज दिया जाता है, जहाँ पर अगेन बॉल मिल में या फिर ट्यूब मिल में इसकी क्या करते हैं, हम अच्छे से ग्राइंडिंग करते हैं। इस ग्राइंडिंग करने से पहले हम इसमें क्या डाल देते हैं, जिप्सम डाल देते हैं। यानी कि क्लिंकर को जब हम लोग ग्राइंड करते हैं उससे पहले उसमें जिप्सम भी मिला दिया जाता है, जिससे कि जब ग्राइंड करें तो इस क्लिंकर के साथ साथ जिप्सम भी इसमें क्या हो जाए, बढ़िया से मिक्स हो जाए। अब जब यहाँ पे से आपका बढ़िया से क्या हो जाता है, ग्राइंडिंग हो जाती है, तो जो साइज़ मिलता है वो हमको 90 माइक्रोन का मिलता है। फिर उसको जब अच्छे से उसके ग्राइंडिंग भी हो चुकी है, जिप्सम में मिल चुका है, हम उसको स्टोरेज टैंक में रखते हैं। वहाँ से फिर टैंक में डाल करके पैकेट में भर करके जहाँ भेजना है उसको भेज दिया जाता है। तो बहुत ही ईजी सा मेथड है। अब इसे मल्टीपल स्टेज में तोड़ सकते हैं। तो ड्राई मेथड में स्लरी नहीं बनाते हैं, प्री हीटिंग नेसेसरी होती है और यह प्री हीटिंग 800 डिग्री सेल्सियस पे की जाती है। फ्यूल कंजप्शन कम होता है, क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी टेम्परेचर को 800 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा ही चुके हैं। इसलिए रोटरी में 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस पर जाने की वजह से हम लोग को यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्यूल नहीं खर्च करना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी हम 800 तक पहुँच चुके हैं।
रॉ कंपोनेंट जब बहुत हार्ड होते हैं तब स्पेशली इनका यूज़ किया जाता है, लेकिन आज मॉडर्न टाइम में हर जगह आपको ड्राई मेथड देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है? कैसे किया? तो हम लोग किसी भी आर्जिलिशियस सोर्स से और कैलकेरियस सोर्स से हमने वहाँ से मटेरियल मंगाया। 25-25 mm के साइज़ में लगभग ये मटेरियल होते हैं। इनको हमने ट्यूब मिल या बॉल मिल में डाला और इनकी ग्राइंडिंग करके इनके साइज़ को छोटा किया और 2 mm तक लेते हैं। इनको फिर हमने स्टोरेज टैंक में स्टोर किया। फिर उसके बाद इनको आपस में अच्छे से सही प्रोपोर्शन में मिला करके हमने इसको प्री हीटिंग के लिए भेज दिया। प्री हीटिंग के दौरान जो टेम्परेचर है वो 800 डिग्री सेल्सियस का मेंटेन किया गया। इसके बाद इसको रोटरी किल में भेजा गया। रोटरी किल में टेम्परेचर 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस था। बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड बनते हैं जिसको हम बोक्स कंपाउंड कहते हैं। इसके बाद जो यह हाई टेम्परेचर पे फ्यूजन हुआ उसकी वजह से क्लिंकर का फॉर्मेशन हुआ। क्लिंकर का मतलब होता है एक ऐसे शेप के पार्टिकल्स जिनका साइज आपका थोड़ा सा कह सकते हैं कि इर्रेगुलर होता है, लेकिन सरफेस रफ होता है। इसके बाद इसको हम लोग फिर से और ज़्यादा फाइन ग्राइंडिंग के लिए आगे मिल में भेजते हैं और इस दौरान उसमें हम लोग जिप्सम भी मिला देते हैं। जब यह प्रॉपर फाइन ग्राइंडिंग हो जाती है, स्टोरेज टैंक में भर करके इनको फिर आगे प्रोसीड कर दिया जाता है और इस पूरी तरीके से हम यहाँ पे ड्राई मेथड कंप्लीट मान लेते हैं। अब आता हमारा वेट मेथड। अगर हम यहाँ वेट मेथड की बात करेंगे तो वेट मेथड में जो सबसे मेन चीज़ है वो हमको ध्यान रखना है कि वेट मेथड में स्लरी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्लरी यहाँ पर यूज़ होती है और स्लरी यूज़ होती है इस वजह से यहाँ पे प्री हीटिंग यूज़ नहीं होती, अदरवाइज जो पानी होगा वो क्या हो जाएगा, वो उड़ जाएगा। तो यहाँ पे प्री हीटिंग यूज़ नहीं होती है। प्री हीटिंग यूज़ ना होने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर को रोटरी में बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा फ्यूल यूज़ करना पड़ता है। इस वजह से जो फ्यूल कंजप्शन होता है वो क्या होता है, यहाँ पर ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे चूंकि पानी इन्वॉल्व हो गया है तो यहाँ पे जो मिक्सचर बनता है ना वो ज़्यादा होमोजीनियस बनता है। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर आपको यहाँ पे प्रोवाइड होता है। यानी कि इसका फ़ायदा क्या है कि मिक्सिंग जो होगी ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे आप स्लरी बनाने के लिए वाटर का यूज़ कर रहे हैं। इस वजह से वाटर कंजप्शन क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से एनवायरमेंट गाइडलाइन के अनुसार इसको हम लोग आजकल यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पे वाटर यूज़ हो रहा है और वाटर ऑलरेडी क्या है, कमी में चल रहा है और वाटर कंजप्शन ज़्यादा होने की वजह से ही इसको एनवायरमेंट गाइडलाइन के अनुसार क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। और कोई भी कंपनी इंडस्ट्री नहीं चाहती है कि वह ऐसा कोई मेथड यूज़ करे जिसमें आगे चल के दिक्कत आ जाए। इसीलिए आज के टाइम पे मॉडर्न मेथड के रूप में ड्राई मेथड का ही यूज़ किया जाता है। अब ये कैसे होता है इसके बारे में बात किया जाए तो इसमें क्या करते हैं ना, कुछ कुछ वैसा ही है। इसमें हमने कैलकुलेस मटेरियल उठाया सॉरी, देखिए हमने कैलकुलेस उठाया। यहाँ पे मैंने चॉक का यूज़ किया है, आप लाइमस्टोन भी यूज़ कर सकते हैं, मरीन शेल भी यूज़ कर सकते हैं। इसको पानी के साथ मिला करके हमने स्लरी बनाया। सिमिलरली क्ले को पानी से मिलाकर स्लरी मिलाया और इन दोनों को हमने प्रॉपर ब्लेंडिंग के लिए आगे भेज दिया। ब्लेंडिंग के बाद इसको हम वापस से स्लरी टैंक में इकट्ठा करते हैं। पहले दोनों की अलग अलग स्लरी बनाते हैं, उनकी अच्छे से ब्लेंडिंग करते हैं। ब्लेंडिंग करने के बाद इसको स्लरी टैंक में स्टोर करते हैं। स्टोर इसलिए करते हैं ताकि रोटरी किल में अपने हिसाब से भेजा जाए। सीधा रोटरी किल में भेज दोगे तो वहाँ पे डिस्चार्ज जो होगा उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसीलिए जो हमारा चॉक की स्लरी है और जो क्ले की स्लरी है उनको पहले मिक्स किया गया और मिक्स करके पहले इसको हमने प्रॉपरली स्टोर किया। स्टोर करने के बाद अपने आवश्यकता के अनुसार क्या किया, इसको हमने आगे रोटरी किल में भेजा। रोटरी किल में फिर से क्या हुआ, हाई टेम्परेचर पे फ्यूजन हुआ। किस टेम्परेचर पे, तो 1400 से 1600 पे। ये टेम्परेचर सेम है, इसमें कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद फिर इसमें क्या हुआ, आपके बड़े बड़े साइज के 3 से 7 mm के साइज के क्लिंकर बनते हैं और इन क्लिंकर को फिर से फाइन ग्राइंडिंग करने के लिए 90 माइक्रोन तक के साइज में लाने के लिए हमने क्या किया, बॉल मिल में भेज दिया। अच्छे से इसमें जिप्सम मिक्स कर दिया। तो यहाँ पे जिप्सम मिक्स हो गया। जब भी आप रोटरी किल के बाद बॉल मिल से पहले, रोटरी किल के बाद बॉल मिल से पहले जिप्सम को मिलाते हैं। ठीक है, तो 90 माइक्रोन की जब ग्राइंडिंग होती है तो उससे पहले जिप्सम मिला दिया जाता है ताकि ग्राइंडिंग के दौरान जिप्सम भी क्या हो, जो कंपोनेंट्स बने हैं, क्लिंकर बने हैं, उनके साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। जब यहाँ पे ग्राइंडिंग हो जाएगी उसको फिर हम क्या करेंगे, स्टोरेज में इकट्ठा कर, सिलो मतलब स्टोरेज टैंक में हम उसको स्टोर कर लेंगे और अपनी ज़रूरत के अनुसार उसको हम लोग टैंक में भर के, बोरिंग भर के आगे बढ़ा देंगे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे वेट प्रोसेस के थ्रू हमें यहाँ पे सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलती है। तो अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो हम क्या सीख पाएंगे, हम यह सीख पाएंगे
कि जो मिक्सचर मिलता है ना वो ज़्यादा होमोजीनियस वेट प्रोसेस में होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे फ़ायदे की बात करें तो ड्राई मेथड ज़्यादा फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो यही है कि इसमें पानी यूज़ नहीं हो रहा है, तो काफ़ी बड़ा पैसा भी बच रहा है और कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर भी है। दूसरा पॉइंट कि यहाँ पे फ्यूल कंजप्शन भी क्या हो रही है, कम हो रही है, और फ्यूल कंजप्शन कम होना मतलब पैसा बचना। ठीक है, तो यहाँ पे पैसा भी बच रहा है आपका, फ्यूल भी बच रहा है आपका, और इन्वायरमेंट भी बच रहा है आपका। तो इसी वजह से ड्राई मेथड क्या होता है, वेट मेथड के कंपैरिजन में बेहतर माना जाता है। क्लियर है? तो ये हमने डिस्कस किया क्या कि सीमेंट क्या होता है, उसके रॉ कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट किस तरीके से किया जाता है, किन किन मेथड्स के रूप में हम इसका यहाँ पर यूज करते हैं अभी। ठीक है, अब ये जो हमने पढ़ा है इसी से रिलेटेड हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम लोग कि इनसे किस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो जितना हमने पढ़ा है अब उसके बेसिस पे किस तरीके से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। तो जैसा कि आपने अगर देखा होगा तो कोर्स ओवरव्यू वाला जो वीडियो था मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे, कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग उनको 3 तरीके से बांट देंगे। पहला, हम लोग सबसे पहले जो बेसिक एमसीक्यूज होते हैं जो एकदम प्योर थ्योरी के कॉन्सेप्ट से बनते हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस के लिए एंड ईएससी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए अलग अलग से सेशंस ले आएंगे। वो तब हम लोग करेंगे जब हम लोग कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर लें। केवल सीमेंट से तो इतने क्वेश्चन बने नहीं होंगे, तो यहाँ पे उस तरीके से हम लोग बाइफर्केशन करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे क्या, जो बेसिक एमसीक्यूज है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, उनके बारे में यहाँ बात करेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है इनमें से जो 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर कैलकेरियस मटेरियल का एग्जाम्पल नहीं है। अब आपको बताया है कौन कौन से कैलकेरियस मटेरियल आते हैं। मरीन शेल यानी कि घोंगा आता है, लाइमस्टोन आता है, CaCO3 जिसको हम लोग बोलते हैं, शेल एंड चॉक। तो शेल जो है ना ये हमारा कैलकेरियस मटेरियल का एग्जाम्पल नहीं है, ये हमारा आर्जिलिशियस में आता है। चॉक, लाइमस्टोन एंड मरीन शेल्स ये तीनों कैलकेरियस में आते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे, हमारे यहाँ पे शेल हो गया। सही है, तो देखिए बहुत बेसिक सा है। बेसिक अगर आप यहाँ पे पढ़े हुए हैं तो आप आराम से आंसर कर दोगे, नहीं पढ़े हुए तो आंसर नहीं कर पाओगे। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, शेल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रॉ कंपोनेंट यूज इन सीमेंट इंडस्ट्री विच कंटेन्स मेजॉरिटी ऑफ सिलिका इज नोन एज। एक ऐसा रॉ कंपोनेंट जो कि सीमेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है और उसमें सिलिका की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, आर्जिलिशियस मटेरियल, कैलकेरियस मटेरियल, सिलिशियस मटेरियल या फिर सिलो मटेरियल्स। अब आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया है ऐसे मटेरियल जिनमें एल्यूमिना और आयरन के ऑक्साइड्स ज़्यादा पाए जाते हैं उनको हम आर्जिलिशियस मटेरियल कहते हैं। ऐसे मटेरियल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड्स ज़्यादा होते हैं उन्हें हम कैलकेरियस मटेरियल कहते हैं। और ऐसे मटेरियल जिनमें सिलिका के कंपाउंड ज़्यादा होते हैं, सिलिका के कंपोनेंट्स ज़्यादा होते हैं, उनको हम सिलिशियस मटेरियल कहते हैं। सिलो तो खैर कोई मटेरियल ही नहीं है, सिलो का मतलब होता है स्टोरेज टैंक। तो यहाँ आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पे सी हो गया। अगला देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रॉ कंपोनेंट ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हम बहुत सारे रॉ कंपोनेंट्स का यूज करते हैं, जिनमें से हमने टोटल 8 पढ़े यहाँ पर। लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, जिप्सम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर एंड एल्कलीज। अब इनमें से अगर आप यहाँ पे तुलना करोगे तो सल्फर यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ पर प्रेजेंट होता है, आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, एल्कलीज में सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड्स होते हैं तो ये भी प्रेजेंट होता है। तो क्या प्रेजेंट नहीं होता है, तो सोडियम एसीटेट प्रेजेंट नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट हो जाएगा। बढ़िया, चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन परसेंटेज इज रॉन्गली मैच। इनमें से कौन सा यहाँ पे जो रॉ कंपोनेंट का परसेंटेज है वो सही से मैच नहीं है। पहला है लाइम 63%, सही है ये। एल्यूमिना है 6%, ये भी सही है। जिप्सम है 4%, ये भी सही है। आयरन ऑक्साइड है 8%, ये गलत है। आयरन ऑक्साइड आपका एवरेज बात किया है 3 से 4% होता है, 8% नहीं होता है। तो रॉन्गली मैच कौन हो गया यहाँ पे, आयरन ऑक्साइड हो गया। बढ़िया, चलिए आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अनसाउंडनेस इन सीमेंट। इनमें से कौन सा सीमेंट के अनसाउंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो यहां देखिए, पहला हो गया सल्फर, देन लाइम, फिर मैग्नीशिया और फिर सिलिका। तो अब देखिए अनसाउंडनेस के यहाँ हमारे पास 3 कारण थे, एक था लाइम, एक था मैग्नीशिया, एक था सल्फर। तो बचा कौन यहाँ पे, बचा यहाँ पे सिलिका। तो यहाँ पे सिलिका हमारा अनसाउंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अब इसी पे ना कई क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे अभी तो हमने पढ़ा नहीं है, अदरवाइज आगे जब हम लोग पढ़ेंगे अनसाउंडनेस की टेस्ट, जिसमें आपका ली चैटेलियर्स एंड ऑटोक्लेव टेस्ट आता है।
तो उसमें जो लीड चेटली टेस्ट होता है वह कौन से अनसाउंडनेस को चेक करता है, तो वो लाइम की अनसाउंडनेस को चेक करता है। इसी तरीके से ऑटोक्लेव टेस्ट जो होता है वो लाइम और मैग्नीशिया दोनों के अनसाउंडनेस को चेक करता है। लेकिन सल्फर की वजह से पैदा होने वाले अनसाउंडनेस प्रॉब्लम को मेजर करने का हमारे पास आज भी कोई टेस्ट नहीं है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि इनमें से कौन सा टेस्ट का प्रयोग करते हैं लाइम की वजह से पैदा होने अनसाउंडनेस के लिए, इनमें से कौन सा टेस्ट मैग्नीशिया की वजह से अनसाउंडनेस को भी मेजर कर सकता है, इनमें से किसके वजह से पैदा होने वाले अनसाउंडनेस को टेस्ट करने का कोई तरीका नहीं है। तो क्वेश्चन भले यहाँ पे एक है लेकिन हम इससे 3 से 4 क्वेश्चन और भी बना सकते हैं। बढ़िया, चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉब्लम ड्यू टू एक्सेस ऑफ लाइम इन सीमेंट। अगर लाइम जरूरत से ज़्यादा कितना है 60 से 65% है, आप 70, 75, 80 उसमें डाल देंगे, तो लाइम को ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करने पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है। पहला है क्रैकिंग प्रॉब्लम, दूसरा है सेटिंग में डिले हो जाना यानी कि सेटिंग टाइम का रिड्यूस हो जाना, कम हो जाना, स्लो सेटिंग, ठीक है, और एफ्लोरेसेंस प्रॉब्लम, ठीक है। ठीक है, बी क्या है, डिले इन सेटिंग। डिले इन सेटिंग मतलब क्या होता है कि सेटिंग टाइम का इंक्रीज हो जाना। तो बी और सी एक्चुअल में क्या है, सेम ही है। सेटिंग का डिले हो जाना यानी कि स्लो सेटिंग होना यानी कि सेटिंग टाइम का इंक्रीज हो जाना। तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर यहाँ पे लाइम एक्सेस में यूज कर दिया जाए तो अनसाउंडनेस प्रॉब्लम आती है। एंड अनसाउंडनेस का मतलब होता है सेट होने के बाद वॉल्यूम का चेंज होना, वॉल्यूम का बढ़ना, जिसकी वजह से क्रैकिंग आती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर हमारा क्रैकिंग हो जाएगा। स्लो सेटिंग किसके वजह से आती है, तो जब सिलिका की मात्रा बढ़ा दी जाती है, जरूरत से ज़्यादा कर दी जाती है, तो उसकी वजह से स्लो सेटिंग की प्रॉब्लम आती है। और एफ्लोरेसेंस की जो प्रॉब्लम आती है वह एल्कलीज के प्रेजेंस की वजह से देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ कंपोनेंट्स ऑफ सीमेंट इज ऑलवेज एन अनडिजायरेबल मटेरियल। हमारे पास सीमेंट के कई रॉ कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से हैं, तो टोटल 8 मटेरियल्स हैं हमारे पास। इनमें से कौन से ऐसे अनडिजायरेबल मटेरियल्स हैं, तो आपको मैंने बताया था कि सल्फर के ऑक्साइड यानी सल्फर ट्राईऑक्साइड और सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड्स यानी कि एल्कलीज, यह दोनों हम चाहते नहीं है, यह हार्मफुल मटेरियल्स होते हैं और प्रॉब्लम पैदा करते हैं, लेकिन इम्प्योरिटीज के रूप में यह प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सल्फर ट्राईऑक्साइड हो जाएगा। प्रॉब्लम तब होती जब सल्फर और एल्कली दोनों ऑप्शन में होते, लेकिन एग्जामिनर समझदार हैं वो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि सही आंसर वहाँ पर दोनों हो जाएगा, उनको बोनस देना पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए अगला क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ध्यान में रखी जाती हैं। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट वहां पे मैच नहीं करेगा यानी कि इनकरेक्ट होगा। पहला क्या है, प्री हीटिंग इज नेसेसरी इन ड्राई प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस में हमारा प्री हीटिंग नेसेसरी होता है, ये सही बात है। ड्राई प्रोसेस में प्री हीटिंग करते हैं 800 डिग्री सेल्सियस पे, जबकि वेट प्रोसेस में हम लोग प्री हीटिंग नहीं करते हैं। फिर क्या है, बेटर होमोजीनियस मिक्सचर इज ऑब्टेन इन ड्राई प्रोसेस। ठीक है, तो ड्राई प्रोसेस के दौरान हमें बेहतर होमोजीनियस मिक्सचर मिलता है, ये टोटली गलत है। बेहतर होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो हमको ड्राई प्रोसेस में नहीं, वो हमको वेट प्रोसेस में मिलता है। ठीक है, तीसरा क्या कर रहा है, वेट प्रोसेस इन्वॉल्व्स मोर फ्यूल कंजप्शन। सही बात है, वेट प्रोसेस में हमारा प्री हीटिंग नहीं होता है, जिसकी वजह से जब हम लोग उसको रोटरी किल में डालते हैं तो हमको वहाँ पे 1400, 1500, 1600 तक पहुँचने के लिए ज़्यादा फ्यूल यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बढ़िया, चलिए आगे क्या कर रहा है, सीमेंट क्लिंकर इज फॉर्म्ड एट विच टेम्परेचर। तो सीमेंट क्लिंकर कितने टेम्परेचर बनता है, तो 1400 से 1600 पे बनता है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, 1400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग किल्न एंड मिल यूज इन द सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो रोटरी किल्न का यूज करते हैं बहुत ही हाई टेम्परेचर के लिए, सही बात है। रोटरी किल्न 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस पे सीमेंट के कंपोनेंट्स जो होते हैं, रॉ कंपोनेंट्स, उनको बर्न करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर है, ये सही बात हो गई। ट्यूब मिल इज यूज्ड फॉर द फाइन ग्राइंडिंग। चाहे आप ट्यूब मिल की बात करो या फिर आप वहाँ पे दूसरे मिल की बात करें, दोनों केसेस में क्या होता है कि दोनों केस में हमारा यहाँ पे क्या होता है, उनका यूज हम लोग एज अ फाइन ग्राइंडिंग करते हैं। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे आता है कि हम क्यों यूज कर रहे हैं, मेन चीज़ तो यहाँ पे अटकती इसी चीज़ पे ना कि आखिर हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो यूज़ इसीलिए हम यहाँ पे करते हैं, चाहे हम ट्यूब मिल की बात करें चाहे हम बॉल मिल की बात करें, तो उनका यूज़ हम लोग फाइन ग्राइंडिंग के लिए करते हैं। जब 25 mm के पीसेस थे तो उनको तोड़ के 2 mm में ले आए, और जब 7 mm का क्लिंकर था तो उसको तोड़ के हम 90 माइक्रोन तक ले आए। तो फाइन ग्राइंडिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फिर क्या है, रोटरी किल में 4 जोन होते हैं, नहीं 4 नहीं होते हैं, उसमें टोटल 3 जोन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा आंसर सी हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि ये 4 जोन है, 3 जोन है, क्या है, कैसे हैं, तो जरा इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। तो चलिए इसकी भी थ्योरी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, बचना कुछ भी नहीं चाहिए।
जब भी हम यहाँ बात करते हैं किसकी, रोटरी किल्न की, ठीक है, रोटरी किल्न। तो रोटरी किल्न में ध्यान रखना हमेशा कि रोटरी किल्न बना किसका होता है, तो यह बना होता है स्टील का। किसका बना होता है, तो पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, यह स्टील का बना होता है, स्टील स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, इसका डायमीटर कितना होता है, तो सेकंड पॉइंट इसमें आप इसका डायमीटर याद रखना। तो इसका जो डायमीटर होता है वो लगभग 2.5 से 3 mm का होता है, 2.5 से 3 मीटर तक का होता है। अगर हम इसके लेंथ की बात करें, थर्ड इसका हो जाएगा लेंथ। लेंथ कितना होता है, तो लेंथ इसका लगभग 90 से 120 मीटर का होता है। कितना होता है, 90 से 120 मीटर की इसकी लेंथ होती है। जोन कितने जोन होते हैं, तो इसमें टोटल 3 जोन होते हैं। जोन्स कितने होते हैं इसमें, तो जोन्स टोटल इसमें 3 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं जरा इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जोन जो होता है उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन जोन। क्या होता है, डिहाइड्रेशन जोन, ठीक है, समझना है इसको, सुनो ध्यान से, इसमें कुछ लिखना नहीं मुझे, ठीक है, आपको थोड़ा सा आइडिया के लिए समझा रहा है। डिहाइड्रेशन जोन में जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 425 डिग्री सेल्सियस का होता है। जो भी मॉइस्चर वगैरह है आपके कंपोनेंट्स में उनको रिमूव करने के तरीके से इसका यूज किया जाता है। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग कैल्सिनेशन जोन। जो प्री हीटिंग के दौरान जो टेम्परेचर होता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग कैल्सिनेशन जोन, ठीक है। तो प्री हीटिंग के दौरान इसको हम लोग मेंटेन भी करते हैं, ठीक है। वैसे यह हम जो भी बात कर रहे हैं यहाँ पे रोटरी किल्न की बात कर रहे हैं, तो प्री हीटिंग तो इससे पहले हो चुका है। तो प्री हीटिंग के दौरान जो टेम्परेचर होता है वही कैल्सिनेशन जोन में भी टेम्परेचर होता है, यानी कि 800 से 900 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हम इसमें रखते हैं। और यह कैल्सिनेशन के प्रोसेस को पूरा करने का काम करता है। कैल्सिनेशन का प्रोसेस क्या करता है, जो लाइमस्टोन है CaCO3 वह उसको ब्रेक डाउन करता है और CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है और CaO के रूप में हमको लंप लाइम मिल जाता है। एक सेकेंड, ठीक है, हमको क्या मिल जाता है, तो हमको यहाँ पे लंप लाइम मिल जाता है। तो ये जो लंप भाई इतने हाई टेम्परेचर पे अगर लाइम बनाओगे तो ऑब्वियसली है वो लंप यानी कि काफ़ी सॉफ्ट रूप में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और फिर हमारा आता है तीसरा जिसको बोलते हैं क्लिंकर जोन या बर्निंग जोन, ठीक है। इसको वैसे ज़्यादा पॉपुलर नेम इसका क्या है, बर्निंग जोन है, लेकिन इसको बहुत से लोग क्लिंकर जोन भी कहते हैं क्योंकि एंड दी एंड इसी जोन में क्लिंकर बनते हैं, ठीक है। और इस जोन का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा हमने यहाँ पे 2 मिल भी पड़ी थी। एक हमारा कौन सा था, एक हमारा था यहाँ पे ट्यूब मिल, एक था हमारा बॉल मिल। और इन दोनों में से अगर हम बात करेंगे तो जो ट्यूब मिल होता है उसकी प्रॉपर्टीज बेटर होती हैं, यानी कि बॉल मिल की कंपैरिजन में वो ज़्यादा अच्छे से ग्राइंडिंग कर पाता है। क्लियर है। तो ये पूरे तरीके से मैंने आपको समझाया कि क्या होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट क्या होता है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया आपके सामने, सीमेंट के रॉ कंपोनेंट्स को समझाया एंड पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को आपको समझाया एंड उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। एंड पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये जो पहला वीडियो है यह आपको पसंद आया होगा और आपको अंदाज़ा लगा होगा कि किस तरीके से हम लोग बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ इस पूरे कोर्स में आपके सामने आने वाले हैं। तो इस पूरी जर्नी को एंजॉय करिए, जो भी इस पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में अपने नोट्स में ऐड करिए। ऑलरेडी मैं बहुत ही क्रिस्प तरीके से आपके सामने मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप चाहो तो वैसे ही इसको नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप उसको और छोटा करना चाहो तो और छोटा भी कर सकते हो। ज़्यादा फोकस करिए रिवीजन पे, 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो देखिए, 2x पे करके देखिए ताकि आप उसका अच्छे से रिवीजन कर सकें एंड चीज़ आपके दिमाग में स्टोर हो जाए। सीमेंट को इसी तरीके से 4 से 5 हिस्सों में तोड़ के हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग आधे घंटे 40 मिनट तक उसकी थ्योरी पढ़ेंगे एंड फिर बचे हुए समय हम उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। जब पूरा सीमेंट का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उससे रिलेटेड हम लोग स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन एंड ESE बेस्ड क्वेश्चन का एक सेशन ले आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इस कोर्स में एडमिशन ज़रूर लीजिए और ऐसे ही बहुत ही अच्छे अच्छे कोर्स आपके लिए हम लोग कोर्स में कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।